हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। सबसे पहले मैं आपको पिछले वीडियो के क्वेश्चंस के आंसर बता देता हूं। पहला सवाल था कि रस्टी नेल ने टोटल कितने लोगों को मारा था, जिसका सही जवाब है 7। पहला रॉब, दूसरी कैंडी, थर्ड ऑस्टिन, फोर्थ ऑफिसर जेनकिंस, फिफ्थ बॉबी, सिक्स्थ मिक्की और सेवंथ ज्यूएल। दूसरा सवाल था कि जॉर्डन की नंबर प्लेट पर क्या नाम लिखा था, जिसका सही जवाब है 1 RCR। पर लगता है ज़्यादातर लोगों को नंबर प्लेट शायद अच्छे से दिखी नहीं, इसलिए उन्होंने सिर्फ RCR ही लिखा है, बट दैट्स ओके। थर्ड आंसर है गाड़ियों को अपने ट्रक से फोड़ के निकलना। और फोर्थ आंसर है मुझे बारिश पसंद है, सबको अंदर रखती है और सब कुछ साफ कर देती है। और इस लास्ट शाउट आउट सीरीज के पहले विनर है सोहम शास्त्री, दूसरे विनर है पीटू मेहता, तीसरे हैं अरविंद पांचाल, चौथे हैं देव प्रताप सिंह, पांचवे हैं केतन केवलानी, सिक्स्थ है गुजी, सेवंथ है सुनीता ताई लोखंडे, एट्थ है शुभम पठान, नाइन्थ है कृपी रवि और 10th सोचो कौन है? खुद रस्टी नेल। वाओ। बट थैंक यू सो मच टू एवरीवन सारी शाउट आउट सीरीज में दिल से हिस्सा लेने के लिए। अब बैक टू द मूवी। फॉलोड 2020 में ड्राइव इन थिएटर्स में रिलीज की गई थी, जिस कारण से बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये एक फाउंड फुटेज सुपर नेचुरल हॉरर जॉनरे की मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है एंटोइन ले ने। IMDb पे इसे मिले हैं 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स और सड़े हुए टमाटर पर यह है 71% फ्रेश विद 45% ऑफ ऑडियंस स्कोर। तो अब बिना किसी देरी किए प्ले द इंट्रो। पहले मैं आपको मूवी का कंसेप्ट बता देता हूं, जिससे आपको मूवी समझने में आसानी हो। ये पूरी मूवी एक सिंगल स्क्रीन कास्ट के थ्रू दिखाई गई है, जो कि किसी अननोन पर्सन ने रिकॉर्ड किया था। ये यूजर फेमस और कंट्रोवर्शियल व्लॉगर ड्रॉप द माइक के कुछ सीरीज ऑफ व्लॉग्स को देखता है, जो कि लॉस एंजलिस के होटल लिनक्स में जाने के कुछ टाइम बाद अचानक से गायब हो गया था। अब आप याद रखना कि इस पूरी मूवी के दौरान ये मिस्टीरियस यूजर ही इन व्लॉग्स को देख रहा है और बीच बीच में उसे माइक के फ्रेंड्स के मैसेजेस आते हैं, पर ये यूजर ज्यादातर उन्हें इग्नोर करता है। सबसे पहले ये यूजर गूगल पे होटल लिनक्स और ड्रॉप द माइक के बारे में सर्च करता है, जिस पर वेबसाइट पर उसके बारे में एक आर्टिकल था, जिसमें लिखा था कि ये होटल जब से ओपन हुआ है यहाँ 100 से भी ज्यादा मर्डर्स हुए हैं। और ऊपर स्क्रॉल करने पर वो यूजर मेगन किम नाम की किसी लड़की का वीडियो प्ले करता है, जिसमें हम उसे उस होटल के एलिवेटर में जाने के बाद अजीब सा बर्ताव करते हुए देखते हैं। मेगन बार बार एलिवेटर से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ देखती है और फिर से अंदर आ जाती है। इस वीडियो के बाद आर्टिकल में लिखा था कि ये मेगन किम का लास्ट वीडियो था। और इसके बाद होटल के वर्कर्स को होटल के बॉयलर रूम में मेगन की बुरी तरह जली हुई बॉडी मिली थी, जिसके बाद ये यूजर ड्रॉप द माइक का एक वीडियो प्ले करता है। इस वीडियो में माइक बताता है कि उसे एक बड़ी फैशन कंपनी ने स्पॉन्सर किया है और साथ ही एक बहुत बड़ी ऑफर दी है कि अगर वो हैलोवीन से पहले न्यू 50,000 सब्सक्राइबर्स गेन करता है तो वो लोग उसे $250,000 देंगे। पर माइक को पता था कि न्यू 50,000 सब्सक्राइबर गेन करने के लिए उसे उसकी सारी लिमिट्स क्रॉस करनी होगी और कुछ हटके करना होगा, इसलिए वो लॉस एंजलिस की सबसे हॉन्टेड प्लेस होटल लिनक्स में जाने का फैसला करता है। उसके बाद माइक का दूसरा वीडियो प्ले होता है, जिसमें माइक ऑथर वॉलेस फ्लेशर, जिन्होंने उस पनौती होटल के ऊपर बुक लिखी थी, उनका इंटरव्यू ले रहा था। वॉलेस माइक को सीरियल किलर डेविड ऑलमोस के बारे में बताते हैं, जो कि सेटन की पूजा करता था और वो 80s के टाइम में उस होटल में रुका था, जहां उसने 14 मर्डर्स किए थे और अपने विक्टिम्स को मारने के बाद वो उनके डेड बॉडीज के साथ सेक्स करता था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वॉलेस माइक से कहते हैं कि उसे उस होटल में नहीं जाना चाहिए, पर माइक को भूत वूत में विश्वास नहीं था, इसलिए वो वॉलेस की बातों को इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो अननोन पर्सन माइक का दूसरा वीडियो प्ले करता है, जिसमें अगले दिन माइक, उसका कैमरामैन क्रिस, उसके एडिटर निक और साउंड एंड कैमरा डिपार्टमेंट संभालने वाली डैनी होटल लिनक्स में पहुंचते हैं। माइक, क्रिस और डैनी होटल के टॉप फ्लोर के उस रूम में रुकते हैं जहां डेविड ऑलमोस ने अपने सारे मर्डर्स किए थे, पागल कहीं के। खैर, हालांकि निक व्लॉग्स को एडिट करने के लिए उनके बाजू वाले रूम में अकेली रुकती है। अपना सामान रखने के बाद माइक, क्रिस और डैनी होटल के बैक साइड एरिया में जाते हैं, जहां माइक बताता है कि ये वही जगह और डंपस्टर है जहां डेविड ऑलमोस डेड बॉडीज के टुकड़े करके उन्हें फेंकता था। तभी उनका कैमरा पास खड़े 2 ड्रग डीलर्स पर जाता है, जो उन्हें शूट करते हुए देख लेते हैं। वो ड्रग डीलर्स भागते हुए इनके पीछे आते हैं, पर ये तीनों टाइम पे होटल के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद माइक होटल का टेरेस दिखाता है, जहां डेविड ऑलमोस अपने विक्टिम्स को मारने से पहले सैटेनिक रिचुअल्स करता था। फिर आधी रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं, इनके रूम का दरवाज़ा अपने आप ओपन होता है, जिसके बाद उनके बाथरूम की लाइट्स ऑन ऑफ होती है एंड कैमरा फ्लिकर करने लगता है। अगले दिन माइक और टीम होटल के बेसमेंट में जाने की कोशिश करते हैं, पर बेसमेंट का दरवाज़ा चेन से लॉक था,
तो अंदर की शूटिंग करने के लिए माइक बड़ी ही होशियारी से दरवाजे के बीच में से ड्रोन कैमरा को बेसमेंट के अंदर भेजता है, जिसके बाद ये लोग देखते हैं कि अंदर बहुत सारे मैनिक्विन पड़े हुए थे। फिर क्रिस ड्रोन को बॉयलर रूम की तरफ भेजता है जहां पर मेगन किम की जली हुई बॉडी मिली थी, पर अचानक से ड्रोन अपने आप नीचे गिर जाता है जैसे उस पर किसी ने हमला किया हो। क्रिस कहता है ये कैसे हो गया, हमें कुछ भी करके उस ड्रोन को बाहर निकालना होगा क्योंकि मुझे उसे वापस करना है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड टोनी आकर इन्हें पकड़ लेता है, पर वो बताता है कि वो माइक का बहुत बड़ा फैन है और उनसे वादा करता है कि जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो छुपके से इन्हें बेसमेंट की चाबी ला कर देगा। उसके बाद माइक टोनी से पूछता है कि क्या उसे मेगन किम के बारे में कुछ पता है, जिस पर टोनी उसे एलिवेटर रिचुअल के बारे में बताता है और कहता है कि वो एलिवेटर रिचुअल के बारे में इंटरनेट पर सर्च करे और उसके बाद मेगन किम का वीडियो देखे, उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। इंटरनेट पर माइक को पता चलता है कि अगर आप रिचुअल के अनुसार एलिवेटर के बटन्स को दबाओगे तो आप दूसरे डिमेंशन या फिर दूसरी दुनिया में जा सकते हो, और मेगन किम भी उस दिन एलिवेटर में वही रिचुअल कर रही थी। फिर माइक भी मस्ती मस्ती में अकेले ही एलिवेटर रिचुअल करता है जहाँ पर वो मेगन किम के घोस्ट को एनकाउंटर करता है। माइक की बुरी तरह फट जाती है और वो भागकर अपने रूम में जाके एलिवेटर वाली फुटेज क्रिस और डैनी को दिखाता है। क्रिस एंड डैनी डर जाते हैं, पर इतना सब होने के बाद भी मेंटल माइक को लगता है कि उसके किसी फैन ने मेगन किम बन के उसके साथ मजाक किया है, ढक्कन कहीं का। खैर, जब ये लोग वो फुटेज देख रहे होते हैं तभी बाहर से कोई उनका दरवाज़ा बजाता है, पर जब माइक दरवाज़ा खोलता है तो बाहर कोई नहीं होता। दरवाज़ा बंद करने के तुरंत बाद फिर से दरवाजे पर नॉकिंग होती है, पर उन्हें बाहर कोई नहीं दिखता और सेम इसी तरह उनके साथ 3-4 बार ये होता है। क्रिस कहता है कि कोई भी बार बार दरवाज़ा बजा के इतना जल्दी नहीं छुप सकता क्योंकि भूतों को छुपने की ज़रूरत नहीं पड़ती अंकल। खैर, इसके ठीक बाद माइक को उसकी मंगेतर जेस का वीडियो कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसका खट्टा खाने का दिल कर रहा है, और आप लोग समझ गए होंगे कि लड़की क्या कहना चाह रही है। ये खुशखबरी सुनकर पूरी टीम सेलिब्रेट करती है। तभी उन्हें निक के रूम से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है, तो क्रिस निक के रूम में उसे चेक करने जाता है और वो देखता है कि निक के नाक से खून बह रहा था और वो बहुत गुस्से में थी। निक क्रिस से कहती है कि वो टेंशन में है और उसे बहुत सारा काम करना है तो वो उसे अकेला छोड़ दे। इसके बाद क्रिस जैसे ही अपने रूम की तरफ बढ़ता है, अचानक से हॉलवे की लाइट चली जाती है। फिर क्रिस देखता है कि हॉलवे के एंड में कोई पर्सन नीचे पड़ा हुआ था। वो पर्सन धीरे से उठता है और सोचो क्रिस क्या कहता है, लगता है शराब ज़्यादा हो गई। एंड तभी उस आदमी की गर्दन बैकवर्ड होकर बेंड हो जाती है एंड क्रिस की चड्डी जगह पे गीली हो जाती है। वो ज़ोर से माइक और डैनी को आवाज़ लगाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। तो माइक हॉलवे के एंड में जाता है जहाँ पर फायर एस्केप था, तो वो सोचता है कि शायद वो आदमी जो कि एक्चुअल में भूत था यहाँ से टेरिस की तरफ गया होगा। तो ये तीनों भी ऊपर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें उनके रूम के ठीक ऊपर ट्रे और प्लेटर के साथ सैटेनिक सिंबल बना हुआ मिलता है। माइक उस प्लेटर को खोलता है एंड उसके अंदर किसी जानवर की जीभ और कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए थे जिस पर कीड़े घूम रहे थे, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर कोई सैटेनिक रिचुअल हुई है। ये देखकर डैनी और क्रिस बुरी तरह डर जाते हैं और कहते हैं कि ये जगह सेफ नहीं है, पर मेंटल माइक कहता है कि अगर यहाँ कोई शैतान होता तो कोई भी इस होटल में नहीं रुकता। साला मेरे रूम के ऊपर अगर कुछ ऐसा बना हुआ मिलता मैं तो पहली फुर्सत में वहाँ से भाग लेता। बट एनीवेज, जब रात को ये तीनों सो रहे होते हैं तब अचानक से इनके रूम का कैमरा फ्लिकर होने लगता है और हम देखते हैं कि कैमरा में फ्लिकरिंग के दौरान बीच बीच में बेसमेंट के क्लिप्स आते हैं, और जैसे ही फ्लिकरिंग बंद होती है एक घोस्टली फिगर क्रिस और माइक के बेड के पास आके अजीब तरीके से हिलते हुए अबड़ा बड़ा करता है, जिसके बाद ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाती है। फिर वो मिस्टीरियस यूज़र ड्रॉप द माइक के चैनल में लॉगिन करके वहाँ से माइक और उसके टीम के तीसरे दिन की वीडियो अपलोड करता है। अब यहाँ सवाल ये था कि आखिर ये मिस्टीरियस यूज़र है कौन जिसे माइक के चैनल का पासवर्ड भी पता है? क्या ये कोई चोट खाया दोस्त है या फिर उस होटल का कोई घोस्ट है? जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। अब इस फुटेज में हम देखते हैं कि माइक, क्रिस और डैनी अपने रूम के बाहर हॉलवे में बैठकर बात कर रहे थे। तभी हॉलवे के एंड पर एक छोटा लड़का आकर माइक की तरफ बॉल फेंकता है, जिसे देखकर माइक कहता है कि वो इस लड़के को कहीं से तो जानता है, और ये कहकर वो उस लड़के के पीछे भागने लगता है। क्रिस और डैनी भी उसके पीछे भागते हैं, पर तभी हॉलवे की लाइट्स ऑफ हो जाती है और अचानक से डेविड ऑलमोस का घोस्ट क्रिस और डैनी पर हमला करने की कोशिश करता है, पर ये दोनों टाइम पर रूम के अंदर चले जाते हैं। यहाँ उस लड़के का पीछा करने पर माइक देखता है कि वो लड़का रूम नंबर 440 में गया है। जैसे ही माइक भी उस रूम में जाने की कोशिश करता है तो वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर अपने रूम के दरवाजे के बाहर आ जाता है। जिसके बाद ये लोग अभी हुई सारी चीज़ें डिस्कस ही कर रहे होते हैं। तभी डैनी माइक से कहती है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, और माइक देखता है कि उसके हाथ में उस छोटे बच्चे का बॉल था जिसमें से खून निकल रहा था। माइक जैसे ही उस बॉल को खोलता है इन तीनों के होश उड़ जाते हैं। उसके अंदर एक आँख थी
क्रिस कहता है कौन सा बच्चा आंखें निकाल कर गोटियां खेलता है, और वो माइक को पुलिस को कॉल करने कहता है। पर पुलिस को कॉल करने के बजाय माइक सिक्योरिटी गार्ड टोनी के साथ रूम नंबर 440 में जाता है। वो लोग जैसे ही दरवाज़ा बजाते हैं, दो बूढ़ी औरतें दरवाज़ा खोलती है। टोनी उनसे पूछता है कि क्या यहाँ पर उनके साथ कोई बच्चा है, जिस पर वो औरतें कहती हैं इस उम्र में कहाँ बच्चा होगा भाई। अरे अम्मा, आपका कोई पोता या परपोता भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि आपका ही बच्चा हो। पर वो औरतें उनके मुंह पे दरवाज़ा बंद करते हुए उन्हें मना कर देती है। जिसके बाद माइक फौरन वॉलेस को वीडियो कॉल करके रूम नंबर 440 के बारे में पूछता है। वॉलेस उसे बताते हैं कि 90s में एक पुलिस डिटेक्टिव एक कपल के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने आया था, जो कि रूम नंबर 440 में हुआ था। तो वो डिटेक्टिव भी उसी रूम में रुका ताकि जब किलर वहां आए तो वो उसे पकड़ सके। पर 3 हफ्तों के बाद वो डिटेक्टिव फिर से अपने घर चला गया और वहां जाके उसने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने एक चाकू से उसके बीवी के सीने पर 3 बार वार किया जब वो सो रही थी। फिर उसने उसी चाकू से अपने बीवी की आंखें निकाल दी। उसके बाद वो अपने दोनों बेटों को इस होटल के रूम नंबर 440 में लेकर आया और वहां उसने अपने बड़े बेटे के सीने में चाकू घुसाकर उसकी भी आंखें निकाल दी, ठीक उसकी बीवी की तरह। पर जब वो अपने छोटे बेटे को मारने गया तो उसका छोटा बेटा वहां से भागकर होटल के बॉयलर रूम में चला गया। उसके बाप ने उसका पीछा किया, पर इससे पहले वो अपने छोटे बेटे को मार पाता, वहां काम कर रहे एक वर्कर ने उस डिटेक्टिव को ही मार दिया। वीडियो कॉल खत्म होने के बाद जब क्रिस बाथरूम में हल्का होने जाता है, एक घोस्ट उस पर हमला करता है, जिससे क्रिस इतना बुरी तरह डर जाता है कि वो ठान लेता है कि वो इस होटल में नहीं रुकने वाला। डैनी और माइक क्रिस को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर क्रिस नहीं मानता। वो डैनी को भी उसके साथ चलने बोलता है और कहता है कि माइक 1 नंबर का मेंटल है, उसे यहाँ के इविल स्पिरिट्स को उंगली नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद वो उन्हें छोड़ के चला जाता है। क्रिस के जाने के बाद डैनी भी जाने ही लगती है, पर माइक उसे बताता है कि वो अनाथ था और उसे अडॉप्ट किया गया था। अभी उसकी हालत ऐसी है कि उसके घर का ज़्यादातर खर्चा उसकी मंगेतर उठा रही है, जिसके कारण ये प्राइज मनी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अब सिर्फ लास्ट टास्क रह गया है। उनके सब्सक्राइबर सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो लोग होटल के बेसमेंट को शूट करें, जिसके बाद उनका चैलेंज खत्म हो जाएगा और वो लोग सीधा घर चले जाएंगे और डैनी मान जाती है। इसके बाद जब ये लोग कॉफ़ी पीने पास के कैफ़े में जाते हैं तो देखते हैं कि रूम नंबर 440 में जो 2 बूढ़ी औरतें थी, उनमें से एक ने खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लिया, जिसे देखकर ये दोनों हैंग हो जाते हैं। ये दोनों इसके बारे में सोच ही रहे थे, तभी अचानक से एक मास्कमैन उनका पीछा करने लगता है। ये दोनों भागकर होटल के अंदर जाते हैं, पर ये मास्कमैन वहाँ पर भी इनका पीछा करने लगता है। ये दोनों भागते भागते कैसे तो टॉप फ्लोर पे पहुँचते हैं, पर एन वक्त पर उनके रूम की चाबी नीचे गिर जाती है। ये मास्कमैन जैसे ही उन्हें पकड़ने वाला था, अचानक से क्रिस वहाँ आके उस मास्कमैन को नीचे गिराकर उसका मास्क उतारता है। और वो और कोई नहीं बल्कि उस गली का ड्रग डीलर था, जिसे स्टार्टिंग में इन लोगों ने गलती से अपने कैमरा में शूट कर लिया था। और जाहिर सी बात थी कि ये ड्रग डीलर इन्हें मारने आया था। वो ड्रग डीलर वहाँ से भाग जाता है और इस इंसिडेंट के बाद डैनी भी ठान लेती है कि अब वो भी यहाँ नहीं रुकेगी और वो क्रिस के साथ होटल से चली जाती है। जिसके बाद माइक सीधा निक के रूम में उसका हाल पूछने जाता है, पर वो जैसे ही उसका दरवाजा खोलता है तो देखता है कि निक भी खिड़की से बाहर कूदने वाली थी। माइक एन वक्त पर निक को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही थी, जिस पर निक उसे बोलती है मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। ये सुनने के बाद माइक समझ जाता है कि निक अगर कुछ पल और यहाँ रुकी तो उसका इस खिड़की से परलोक जाने का टिकट पक्का है। इसलिए फिर माइक निक के पेरेंट्स को कॉल करके उन्हें निक को यहाँ से ले जाने बोलता है। निक के जाने के बाद अब माइक पूरी तरह अकेला हो चुका था। उसके कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी उसे जेस का वीडियो कॉल आता है, जो रोते हुए कहती है कि उसने बहुत ही डरावना सपना देखा कि माइक के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, तो वो फौरन घर आ जाए। पर माइक कहता है कि उनके लिए ये प्राइज मनी जीतना बहुत ज़रूरी है। जिस पर जेस उसे कहती है कि भाड़ में गए ऐसे पैसे, लगा तो वो डबल शिफ्ट करेगी, पर वो सिर्फ घर आ जाए। पर लालची माइक नहीं मानता और वो वीडियो कॉल कट कर देता है। तभी दरवाजे के नीचे से एक एनवलप आता है, जिसके अंदर बेसमेंट की चाबी थी, जो कि टोनी ने दी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद माइक फैसला करता है कि वो अकेला ही बॉयलर रूम जाएगा। जिसके बाद वो कैमरा उठाता है और हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा कहकर अकेला ही बेसमेंट जाने लगता है। नीचे उतरते वक्त उसे वॉलेस का फ़ोन आता है, जो उससे पूछते हैं कि इस वक्त वो कहाँ है। माइक उन्हें बताता है कि वो बेसमेंट की तरफ जा रहा है, जिस पर वॉलेस उसे कहते हैं कि भगवान के लिए बाहर निकलो उस होटल से। मुझे पता है उस छोटे बच्चे का क्या हुआ जो अपने बाप से बच के भाग गया था। तो माइक कहता है मुझे पता है, वही लड़का 3 दिनों से हमें डरा रहा है ना। जिस पर वॉलेस उसे कहते हैं नहीं, और यहाँ खुलता है मूवी का पहला प्लॉट। वॉलेस उसे बताते हैं कि वो छोटा लड़का और कोई नहीं बल्कि तुम खुद हो। पर अच्छी से सिग्नल न मिलने पर माइक ये बात सुन नहीं पाता और उसका फ़ोन कट हो जाता है।
जिसके बाद मेंटल माइक सिर्फ 330 सब्सक्राइबर्स बोलते हुए बेसमेंट के अंदर चला जाता है। अबे साले। एनीवेज, इसके बाद माइक जैसे ही बॉयलर रूम में जाता है वहाँ की लाइट्स और चीज़ें अपने आप हिलने लग जाती है। जिसके बाद माइक को उसका ड्रोन कैमरा दिखता है जो कि ठीक उसी जगह पड़ा हुआ था जहाँ पर मेगन किम की जली हुई बॉडी मिली थी। माइक कहता है ड्रोन अपने आप उस जगह कैसे चला गया। तभी माइक को घोस्टली साउंड सुनाई देते हैं जिनका पीछा करने पर उसे कोने में एक ओपन लैपटॉप मिलता है जिसके अंदर उसी का ही लाइव ब्रॉडकास्ट चालू था। जिसे देखकर माइक कहता है ये कैसे क्या हो सकता है, कौन देख रहा है मुझे। तभी उसकी नज़र लैपटॉप के पास पड़े डायरी पर जाती है जो कि टोनी की थी, जिसके अंदर अजीब से नंबर्स और सैटेनिक सिंबल्स बने हुए थे। तभी माइक उस लैपटॉप में देखता है कि कोई उसके पीछे खड़ा था, पर पीछे मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक घोस्टली फिगर माइक की तरफ बढ़ने लगता है, पर लाइट्स ऑन होने के बाद वो फिगर गायब हो जाता है। तो माइक नीचे पड़ा एक मेटल पाइप उठाकर चिल्लाने लगता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। फिर वो उस पाइप को सीढ़ियों से नीचे फेंकता है ये चेक करने के लिए कि कोई नीचे है या नहीं, पर कुछ नहीं होता। पर जैसे ही माइक नीचे उतरता है अचानक से एक हाथ आकर उस मेटल पाइप को उठा लेता है। ये देखकर माइक की इतनी बुरी तरह फटती है, पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता उस होटल की सारी इविल स्पिरिट्स माइक पर हमला करने लग जाती है और माइक अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। भागते वक्त उसे एक कोने में टोनी की लाश दिखती है, पर तभी कोई इविल स्पिरिट माइक पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और बेसमेंट में पड़ी सारी चीज़ें यहाँ वहाँ उड़ने लगती है। माइक की माधुरी होने ही वाली थी तभी वहाँ पर एक होटल का वर्कर आ जाता है और मौका देखकर माइक अपना कैमरा उठाता है और चड्डी पकड़ के फ्लैश की स्पीड से होटल से बाहर भाग जाता है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो मिस्टीरियस यूजर ड्रॉप द माइक के चैनल का लास्ट पोस्टेड लाइव स्ट्रीम वीडियो लगाता है जो कि माइक ने होटल लिनक्स के बेसमेंट में हुए इंसिडेंट के कुछ हफ्तों बाद डाला था, जिसमें माइक सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर्स को 50,000 का टारगेट कंप्लीट करने के लिए शुक्रिया कहता है और साथ ही बताता है कि वो बहुत दिनों से क्रिस, डैनी और निक से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जिसके बाद माइक कहता है कि वो लॉस एंजलिस के बेगर लोगों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा ताकि उसके लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी आ सके। पर तभी उसके रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती है और उसे जेस के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि उसके पूरे घर को शैडोई फिगर्स ने घेर के रखा था। माइक जैसे ही कैमरा घुमाता है अचानक से टोनी और मेगन किम की इविल स्पिरिट्स उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं और जेस का कटा हुआ सर उसकी तरफ फेंकते हैं और माइक की चीख के साथ वो वीडियो वहीं खत्म हो जाती है। जिसके बाद ये मिस्टीरियस यूजर टेरिबल टाइलर नाम के लड़के के चैनल को व्यू करता है जो कि एक यंग ब्लॉगर था। टेरिबल टाइलर अपनी वीडियो में माइक के घर के पास जाकर बोलता है कि ये वही घर है जहां पुलिस को माइक के फियोंसे का कटा हुआ सर मिला था और जिसके बाद से माइक भी गायब है। तो वो आज रात को ड्रॉप द माइक के घर में घुसकर पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिर माइक कहाँ गायब हो गया। टेरिबल टाइलर का वीडियो खत्म होने के बाद ये यूजर स्माइली फेस के साथ उसके वीडियो के नीचे कमेंट करता है कि मैं भी तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता टाइलर। और जैसे ही कमेंट पोस्ट होता है हम देखते हैं कि उस मिस्टीरियस यूजर ने द रियल ड्रॉप द माइक के अकाउंट से कमेंट किया था। उसी वक्त उस कमेंट के नीचे माइक के रिटर्न के बारे में धड़ाधड़ लोगों के सवाल आना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद ये मिस्टीरियस यूजर लैपटॉप को शट डाउन करने से पहले लैपटॉप के कैमरा में अपना चेहरा दिखाता है और यहाँ खुलता है मूवी का आखिरी प्लॉट। ये मिस्टीरियस यूजर और कोई नहीं बल्कि खुद माइक था जिसे अब होटल की स्पिरिट्स ने पोजेस्ट कर लिया था। जिसके बाद मूवी का नाम आता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब तो भगवान ही जाने कि टेरिबल टाइलर की मौत कितनी टेरिबल होगी। एनीवेज, अब बात करते हैं मूवी के थ्योरी के बारे में। तो मूवी एक व्लॉगर माइक के बारे में है जो यूट्यूब पर हॉन्टेड प्लेसेस के सच और झूठ का खुलासा फनी वे में करता था। माइक की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर उसे एक कपड़े की कंपनी हाउते गॉथिक ने स्पॉन्सरशिप देने का वादा किया कि अगर वो हैलोवीन के रात से पहले 50,000 न्यू सब्सक्राइबर्स गेन कर लेगा तो वो उसे इनाम के तौर पे $25,000 देंगे। अब इतनी सारी प्राइज मनी देखकर माइक के मन में लड्डू फूटा। जिसके बाद उसने कम्युनिटी पोस्ट पर हॉन्टेड प्लेसेस के 4 ऑप्शन रखे जिसमें से सबसे ज़्यादा वोट होटल लिनक्स को मिला। और वहाँ पहुँचने पर माइक ने ऐसी चीज़ों के अंदर अपनी नाक घुसेड़ी जिसमें उसे नहीं घुसेड़नी चाहिए थी, जिसकी कीमत उसके दोस्तों को भी चुकानी पड़ी। और वो कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। आपने वो कहावत तो सुनी है ना कि हम भले ही अपने पास्ट को छोड़ दें पर हमारा पास्ट हमें नहीं छोड़ता। और यही चीज़ माइक के साथ हुई। अब भले ही उसका इस होटल में आना एक कोइंसिडेंस हो, पर उसकी पूरी ज़िंदगी इस होटल के डार्क सीक्रेट से जुड़ी हुई थी। क्योंकि जब माइक के पिता इस होटल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए तब उन्हें लगा था कि मर्डर शायद कोई इंसान कर रहा है, पर उन्हें नहीं पता था कि वो सारे मर्डर्स डेविड ऑल्मोस और उसके विक्टिम्स की आत्माएं कर रही थी।
और जब उसका बाप रूम नंबर 440 में रुका, डेविड ऑल्मोस की आत्मा ने उसे पोजेस करके उसकी बीवी को मार दिया, जिसके बाद उसने उसके बच्चों को भी मारना चाहा, पर वो माइक को नहीं मार पाया। एंड तब से ही वो माइक का इंतजार कर रहा था। और मेरे ख्याल से डेविड ऑल्मोस सैटेनिक रिचुअल के लिए लोगों की बलि चढ़ा के सेटन की कोई आर्मी बना रहा था, जिससे वो सेटन को हमारी दुनिया में ला सके, एंड जिसके लिए उसे स्पेशली बच्चों की ज़रूरत थी, क्योंकि बच्चों की आत्मा और उनका खून बहुत ही प्योर होते हैं। और इसी कारण से वो माइक और उसके भाई को मारना चाहता था। उसने माइक के भाई को तो मार दिया, पर माइक को नहीं मार पाया, और तब से ही माइक मार्क हो चुका था कि आगे जाके वो ही इनका अधूरा काम पूरा करेगा और इनकी इविल स्पिरिट्स को होटल की बाउंड्री से बाहर निकालकर बाहरी दुनिया में लेके आएगा। पर इसके लिए पहले डेविड ऑल्मोस को माइक को रिचुअल के जरिए खुद से जोड़ना जरूरी था। और दूसरी रात को जब इन्हें टेरिस पर अपने रूम के ठीक ऊपर जो सैटेनिक सिंबल और मांस के टुकड़े मिले थे, वो इसी रिचुअल का हिस्सा थे। और जब तीसरे दिन माइक ने बॉल में से निकले हुए उस आग को हाथ लगाया, उनका रिचुअल कंप्लीट हो गया और डेविड ऑल्मोस के जरिए होटल की सारी आत्माएं माइक से जुड़ गई। और एंड में जब माइक पर बेसमेंट में हमला हुआ था, तब मेरे ख्याल से वो आत्माएं उसे जान से मारने नहीं बल्कि पोजेस करना चाहती थी। पर उस रात माइक बच गया, पर वो नहीं जानता था कि वहाँ की सारी इविल स्पिरिट्स अब आज़ाद हो चुकी थी। जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले माइक के दोस्तों को जान से मारा, और जेस को मारने के बाद उन इविल स्पिरिट्स ने माइक को पोजेस कर लिया। और अब वो डेविड ऑल्मोस का अधूरा काम पूरा करेगा और उसके वंश को आगे बढ़ाएगा। वाह, जिसने उसका वंश मिटा दिया, ये उसी के वंश को आगे बढ़ा रहा है, क्या बात है। बट एनीवेज, वैसे ये मेरी थ्योरी है। अगर आपकी कोई और थ्योरी है तो आप कमेंट में बता सकते हो। अब मैं आपको मूवी से जुड़ा एक फैक्ट बताता हूँ। इस मूवी में होटल और मेगन किम के साथ हुए इवेंट्स रियल लाइफ पर बेस्ड है। उस रियल होटल का नाम होटल सेसिल है, जो कि डाउनटाउन लॉस एंजलिस में ही है, और जो खासकर वहाँ हुए मर्डर्स और सुसाइड्स के लिए फेमस है। और मेगन किम का कैरेक्टर उसी होटल में मरने वाली एलिसा लैम के रियल कैरेक्टर पर बेस्ड है, जिसका रियल एलिवेटर वाला वीडियो आप सर्च करके देख सकते हैं, जिसमें एलिसा लैम ने एलिवेटर रिचुअल किया था और उसके कुछ दिन बाद एलिसा लैम की मौत हो गई थी। होटल के वर्कर्स को एलिसा की बॉडी होटल के वाटर टैंक में मिली थी। और इसी के साथ ये था मेरा फॉलोड मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज प्लस डिटेल्स। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी। माइक की ही तरह हम भी 50,000 सब्सक्राइबर से थोड़ी ही दूर है, तो गाइस प्लीज़ द सिनेमा कल्ट को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दबा के शेयर करो, ताकि हम फटाफट अपने टारगेट को पूरा कर ले। तो हमेशा की तरह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। और अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज की लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसका नाम भी द सिनेमा कल्ट ही है। और इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। एंटिल देन, कुछ भी करने का, लेकिन इविल स्पिरिट्स को उंगली नहीं करने का और सिनेमा कल्ट के साथ बने रहने का। ओवर एंड आउट।